बताइए कौन सा एक्टिविटी करने से हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में? हमने कुछ किया ही नहीं सर। Which are other activities? सर जिस भी काम में हमें इंटरेस्ट होगा अगर वो करेंगे तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा। Excellent. One is the passionate work. Agree. So what else? एक तो इम्पोर्टेंट चीज है, सब भूल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है अगर हमें कोई फूड जो हमारा फेवरेट है अगर वो हमें मिल जाए, गया फेवरेट फूड लाइक मैगी, पिज्जा, मैदा से बना हुआ। इनफैक्ट करेक्ट फेवरेट फूड ऑल्सो एंड कैन। एक तो चीज आप कोई बोल नहीं रहे। फिजिकल एक्टिविटी। वेरी गुड। हाँ सर, फिजिकल एक्टिविटी है जो अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी होता है। एक्सरसाइज इज मेन। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट आप कोई उठाओगे, जैसे डंबल उठाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा। वॉकिंग करना, रनिंग करना और खाली पेट सोना। खाली पेट सोना मतलब यू शुड फिनिश योर डिनर बाय 7 o'clock in the evening. That is a deadline. If you visit US, most of the people finish their dinner by 5:36. Can you believe this? That is why they are healthy. They are healthier than us. Their stamina is good. They live long. हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रहा है क्योंकि हम 2 मिनट का मैगी खा रहे हैं, पिज्जा मंगवा रहे हैं ऑनलाइन, कोक पी रहे हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज जो है, हमारा डाइट चेंज हो गया है, हमारा काम करने का तरीका चेंज हो गया है, हम जितना लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हम जितना ज़्यादा टाइम हम बिताना चाहते हैं एसी के नीचे, और काम भी ऐसा चाहिए जो ऑफिस में एसी है, हाँ है, हाँ तो मैं ज्वाइन हो जाऊँगा। एसी नहीं है, अरे बॉस को बोलो एसी लगाओ, सर बहुत गर्मी हो रही है एसी चाहिए। तो हमारी आदत बन गई है एसी के नीचे, टेबल के नीचे काम करना। तो ये वॉकिंग भी कम हो गया है, ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकते। एक फ्लोर चढ़ लिया तो घुटने में दर्द होने लगेगा, कमर पकड़ जाएगा। तो साइकिलिंग तो लड़के तो साइकिलिंग करना तो भूल ही गए, लड़कियां सब कर रही है अभी। तो गुटखा खाने से लेके साइकिल, पायलट, ये सब कर रहे हैं। हम लोग बैठ गए। तो एक्सरसाइज भी जरूरी है। आप देखिए रोज एक 15-20 मिनट जिम जाइए इस उम्र में, कोई दिक्कत नहीं। आप जाइए जिम जाइए, थोड़ा ट्रेडमिल में टाइम बिताइए, थोड़ा वेट्स उठाइए, मजा आएगा। ऑफिस आइए, पढ़ाई करिए, देखिए आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और हार्मोन्स रिलीज होंगे बॉडी में। और वो किताब लेके आप बैठे रहेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे, फिर बाद में नींद आना शुरू हो जाएगा। कुछ भी ये नहीं, स्टार्टिंग में हैबिट नहीं रहता, बॉडी एक होगा, थोड़ा डिफिकल्टी लगता है, लेकिन वन से हैबिट बन गया ना तो बहुत ही एडिक्शन है। जिम इज एन एडिक्शन। Even girls also, they should also go do dance every day at home, do Zumba. The activities, this will help you keep healthy, and that will give a glow on your skin. Glow on your skin, then that will keep you healthy. The girls must do Kegel exercises. आप नोट कर लीजिए, Kegel, Kegel. Kegel exercises when you get a menstruation period to get rid of all the pain. These are important. So if you do all these things, automatically your health also, health status will go out. You can lose weight, you can gain weight. It doesn't mean that somebody is fat. It doesn't mean that they are not healthy. They are the most healthiest people. God has given them more fat cells to fight. They are most healthy people like me. Yes. हमारे आसपास में हर एक 4 लोग में से एक में हमको कैंसर के सेल देखने को मिलता है। वो ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत। हर चीज जो पेपर में लिखा होता है, सोशल मीडिया में आता है, व्हाट्सएप में आता है, फेसबुक में आता है, वो सही नहीं होता है। क्योंकि हम में से अगर एक में से चार में से एक आदमी अगर कैंसर होने की संभावना है तो हमारा टोटल इंडियन पॉपुलेशन नहीं, भरूच का पॉपुलेशन कितना है? 6.03 करोड़। ओनली भरूच 6.03, तो 1:4, तो कितने लोग हो गए कैंसर पेशेंट? पॉसिबल नहीं, करेक्ट नो? तो
divided 6 crore divided by 4, how much? 1.2 crore. 1.2 crore patient है कैंसर में, भरूच में. It's wrong. So you should also think. That is why the application of mind is very important. Even in exams, when you write an answer, apply your mind and write. Don't just. हमारा एक सब्जेक्ट था PNSM, हम बोलते थे फेंको सोचो मत कर. तो जो भी आंसर था हम बस फेंकते थे उसमें. और आगे में 300 ग्राम कैल्शियम है, 200 ग्राम ये है, 300 ग्राम ये, फिर भी हम पास होते थे. ऐसा होता था. ऐसे तो मैंने सीखा है कि आपको सोच के भी फेंकना है. फेंकना है तो ऐसे नहीं है, सोच के भी फेंकना है. एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है. So whenever you write, if you don't know any answer of any question, don't discourage yourself, demotivate yourself. You think what would be the best answer for that. Examination, you can ask your neighbor during that time. Take a hint from that. You can frame an answer. It is not that difficult. Of this Egyptian culture, so they constructed the temples that were all facing east. They think that the sun is the basically a ruling planet and is a god. So that is how the Vastu Shastra became, keeping the sun as a center point and the position of all the planets. You know how many planets are there? 9 planets. So, and the planets keep on changing and they form different constellations and and every planet is unique and they bring a certain character, certain changes in the people who are born on the shadow of that particular planet. So this is like a mathematics 2 into 2 is 4. Like that, the Astro Vastu Shastra is based on the planetary positions. So the planetary positions have an impact on the human body. It also has an impact where we live. For example, Northeast is considered as the most auspicious place in your home or in your school, Northeast part. Because Northeast, you know that the Southeast, Southwest, Northeast, what do you call it? Nairuktya direction is the knowledge, it depicts the knowledge, it depicts the prosperity, it depicts the, what is that, Kuberasthana, like that. So what happens is whenever there is in the house, if you keep something in the northeast, that gets doubled. If you sit in the northeastern place and study, you will gain the knowledge very fast. If you put something in the northeast money, you will get more money. So these are the basic elements of the directional elements that have been designed and put in this thing, and it portrays what actually where we live. Suppose actually we have done a small study, a very interesting study. I did it 10 years ago. We took 100 cancer patient data and we visited their house, and we found that 65% of the patients having a toilet in the northeast. Imagine. So having a toilet in the northeast direction definitely affects the health of the person living inside the house. So these are the concepts actually, and the interpretation varies from person to person. And it is a basically science. There are normal features that have been put in the science subject, and this is taking a very new U-turn. The people want to pursue their career in Vastu also can perform it, and it's a high-paid job, high-paid this thing also. And there are a lot of institutes that are giving a degree certificate now. The one which I studied is Acharya Ramaneni Vastu Center from Hyderabad, and my guru is Venus Satish from Chennai. So you have to have a guru to learn all these things, so you automatically understand the more intricate details of this particular subject. एक छोटा सा सरगम गीत गाऊंगा मैं. उससे पहले मैं बताऊंगा कि मैं क्या गा रहा हूँ, ठीक है? तो उनका आंसर था कि जैसे ही हम लोग कुछ गाते हैं, कुछ गाना सुनते हैं, हमारे कल्चर इतना रिच है कि हमारा एक लाइफ काफ़ी नहीं है हमको ये पूरा सीखने के लिए, बहुत ही कम है. तो जितना समय ज़्यादा इसमें, जैसे मैंने बोला था, ओंकारनाथ ठाकुर जी जो आपके भरूच के हैं, जो सबसे बड़े विश्व के माने हुए कलाकार हैं, बनारस म्यूजिकल यूनिवर्सिटी के पहले डीन,
लाहौर गंधर्व विश्वविद्यालय के पहले प्रिंसिपल हो रहे हैं और उनके गाए हुए गाने किराना घराना और पटियाला घराने के जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये सब जानने के लिए आपको म्यूज़िक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो म्यूज़िक का बेसिकली क्या है, म्यूज़िक में बेसिक रागास होते हैं। आप सब लोग जानते होंगे शास्त्रीय संगीत के बारे में, कुछ लोग जानते हैं, थोड़ा बेसिक्स में बता दूंगा। शास्त्रीय संगीत में बेसिकली जनक राग, थाट रागा बोलते हैं। थाट रागा होता है इसमें। थाट मतलब जो ओरिजिनल रागा है उनको हमारे पूर्वजों ने बनाया है। जैसे ओरिजिनल थाट राग में है यमन, भूपाली, खमाज, काफी, असावरी, ऐसे कई सारे, ऐसे 12 टोटल राग है। ये हो गया जनक राग और जनक राग, थाट राग। तो इन रागों के जरिए उनके प्रति और राग उत्पन्न हुए। जैसे स्वर बदलने से एक और नया राग उत्पन्न होता है, उनको बोलते हैं जन्य राग। अभी काफी थाट के अलग अलग होते हैं, जैसे बिन सर्चित है, ये काफी थाट होता है। ये जो थाट मूल थाट होता है, यमन से श्याम कल्याण, यमन कल्याण, कल्याण थाट में जो भी है, अमीर है और कौन सा कामोद राग है, ऐसे अलग अलग राग है। ऐसे राग करते 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 हमारे शास्त्रीय संगीत में हजारों राग हैं। उनके फिर कॉम्बिनेशन, जैसे जोग राग है, और मधुकंस राग, जोग कंस, दो रागों का कॉम्बिनेशन। दरबारी राग है, कान्हाड़ा राग है। ऐसे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रागस, दे आल्सो हैव मेनी रागस। सो एक सरगम गीत है जो बेसिक राग है। बेसिक में इसमें क्या होता है, राग में नोटेशंस होते हैं, जैसे सारे ग म प ध नि सा, ये जो 7 स्वर हो गए, इसमें नोटेशंस में एक पर्टिकुलर राग में ओनली 5, इसका जाति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये संपूर्ण राग है, संपूर्ण राग मतलब सारे स्वर होना जरूरी है। औडव होना मतलब 6 स्वर, आरोह में 6, अवरोह में 6, औडव राग। औडव संपूर्ण 6, आरोह में 7 स्वर, संपूर्ण राग, औडव संपूर्ण। ऐसे अलग अलग जाति होता है। तो एक राग है भोपाली, जो बेसिक राग होता है, उसमें सा रे ग प ध सा, ये है करेक्ट। अभी मैं गाना गाता हूँ, आप बताओगे कौन सा गाना है, आप सुने होंगे। बताइए कौन सा है। इट इज एन एडवर्टाइजमेंट। करेक्ट। रागा, what राग it is? सारे ग ग प प ध, सारे ग ग प प ध, ध र प प ग ग रे। Simple. You know, this is how the musicians compose. They compose this tune and they made it a hit. So like that. So whenever you learn any music, basically you have to in a musical learning, in a vocal instrument, whatever it is, except tabla. Most of the things have 3 things. For example, the mantra, 3 octaves. The mandra octave, then middle octave, then higher octave. So in mandra octave, the swaras will become at a low note. For example, in Miya Mallar Rag, there is a cluster of swaras that are used. That is called See, this mapani dhanisa is there. That phrase is sung in the lower octave. That is why the beauty comes in the ragas. Like gama dha. This is the middle octave phrase. Gama re sa. This is used in Rageshri Raga. Sare ga pa dha sa. Bhopali Raga. Like that. So one sargam geet, madam शाम को नहीं गाओ।
ध प ग रे सा रे प ग ग प ध प सा सा ध प ग रे सा रे ध प प ग ग ग प ध प ग ग रे सा रे प ग प सा ध प ध सा सा रे सा ग रे सा ध रे सा ध प सा ध प ग रे सा ध प ग रे सा रे प ग प ध प. Like that. This is one of the sargam keys. Whenever they create a sargam key, so based on this sargam key, only you start learning singing songs. लगी रे नैन तुमसे पिया मोरे, लगी रे नैन तुमसे. This is a romantic song. So what happens is, no, this is actually भाव प्रकट song. लड़कियों को बोल रहा है, लड़की नहीं है, लड़की बोल रही है लड़के को, उल्टा है. से पिया मोरे, घड़ी पल छिन्न नाही, चैन पड़त है, लगी रे नैन तुमसे पिया मोरे. फिर इसमें आलाप होता है स्वरों को लेके, जैसे पिया 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 पिया, लगे रे नैन तुमसे पिया मोरे. गुस्से से बोल रही हो, लगी रे नैन तुमसे, दुख हो गया उसको. जब से पिया परदेस गयो रे, जब से पिया परदेस गयो रे, जब से पिया परदेस गयो रे, देखी सूरतिया देर भयो रे, विनती करत हूँ मैं पैया परत हूँ, लगी रे नैन तुमसे पिया मोरे. भाव प्रकट होता है शास्त्रीय संगीत में. आज के अपने लेक्चर में उन्होंने जो बताया कि एक्सेप्टेंस, सर मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जिस बंदे को कैंसर हुआ है और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे कैंसर है, वो बंदा उससे बाहर 100% आता है. और जो फाइट करता है कि मुझे कैंसर है मगर ये मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, उसके साथ उसके मन के अंदर जो ये जो युद्ध चल रहा है, उसके थॉट प्रोसेस से, तो वो उसको क्योर नहीं करने देता है. तो मैं बच्चे को क्लास में भी कहता हूँ कि एक्सेप्ट अगर कुछ भी चीज हम करते हैं तो हम 50 से 70% तो अपने काम में सक्सेस हो ही जाते हैं. ये पहला अपना स्टेप है, ठीक है. और सर ने आज हमको सभी को अपने हम लोगों को जो भी क्वेश्चंस अपने मन में आए हैं वो उनको 100% उन्होंने न्याय दे के हमको अपने आंसर दिए हैं. तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और थैंक यू वंस अगेन सर. મિત્રો સરે છેલ્લે જે વાત કરી ને એ એમ તો હું વિદ્યાર્થીઓને તમને બધા ઘણા બધાને ઘણી બધી વખત કીધેલું છે કે તમે જે ઈચ્છા રાખો ને, આખું બ્રહ્માંડ તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે બધા જ પ્રયત્નો એમના તરફથી કરે, તમારી ઈચ્છા વ્યક્ત કરવી પડે. મિલિયનર છું એવું વિચારીને ચેક કપડમાં મૂકીને પછી એ વ્યક્તિ એ બને છે એવું તમારે પણ વિચારી લેવાનું છે કે હું આટલા માર્ક લાવી શકું છું અને પ્રયત્ન કરવાનો. પછી ખાલી વિચારવાથી ના થાય, પ્રયત્ન કરવાનો તો તમે 100% એમાં સફળ થાવ જ છો. એટલે આધ્યાત્મિક તો આપણી અંદર આ એક પહેલો ગુણ હોવો જોઈએ, કારણ કે આપણી સાથે હર પલ
ઈશ્વર છે અને છે. સાહેબે તમને ડોક્ટર છે અને એ આધારિત તમને કેન્સરના સંદર્ભમાં તો ઊંડાણપૂર્વક બધી જ સમજૂતી તમે જેટલા પ્રશ્નો પૂછ્યા બધું સમજાવી દીધું, પણ એની સાથે સાથે એમણે સંગીતનું પણ કેટલું નોલેજ છે, કેટલા રાગ છે, તમારામાંથી ઘણા શીખતા હશે, પણ છતાં કદાચ તમને હજુ એના વિશે એટલું ખ્યાલ નહીં, એટલું સરે એ પણ ઊંડાણપૂર્વક સમજાવ્યું ને એમણે તમારી સામે ગાઈને પુરવાર પણ કરી આપ્યું કે આટલું નોલેજ સર પાસે છે. આમ તો ઘણા બધા ક્ષેત્ર તો સામુદ્રિક શાસ્ત્ર પણ સર પાસે, વાસ્તુશાસ્ત્ર પણ, અને આપણે બધું જ અત્યારે જાણવા બેસીએ ને તો સરને હજી એમને પણ હા, અને હજુ બીજા વિદ્યાર્થીઓને પણ લાભ આપવાનો છે. તો જે પણ સર અમને તમે તમારી અંદર જે પણ જ્ઞાનનો અખૂટ ભંડાર છે એમાંથી અમને જે કે બે ચાર ડોલ તમે અહીંયા અમને ઉલેચી આપી છે, અને એને કારણે અમે ખરેખર એમાંથી પણ કંઈક મેળવવા પ્રયત્ન કરીશું, અને વિદ્યાર્થીઓ પણ એની અંદર કંઈક પ્રેરણા લે એવી આશા રાખી તમારો આભાર વ્યક્ત કરું છું સર. થેન્ક યુ. थैंक यू सर. जिस तरह से सर ने म्यूजिक के बारे में बताया, तो बेसिकली मेरा भी वो तरह से सर ने जो डिटेल्स में बताया कि म्यूजिक के अंदर इतने प्रकार के राग है, जो थॉट्स है, और म्यूजिक से बहुत इंस्पायर हो सकते हैं, हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस कर सकते हैं, तो बहुत ही यूजफुल होगा. હું એક નાની એમની વાત કહું તો બેઝિકલી સરે ખાલી આપણને સાયન્સ વિશે નહીં પણ એમને જે ફિલ્ડમાં જેટલું ભણ્યું એના વિશે આપણને થોડું બધું જ્ઞાન આપ્યું. એનો મતલબ સૌથી પહેલો તો એ જ થાય કે આપણે એક જ વસ્તુને લઈને પકડીને નથી બેસવાનું. જે જગ્યાથી જ્યાં જ્ઞાન મળે, જેટલું મળે બધું આપણે લેવાનું. મેઇન વસ્તુ તો એ જ થાય જે આપણે સવારથી જાણીએ તો એનો મેઇન આટલો નાનો સાર તો એ જ થશે કે સરને જે જગ્યા પર જ્યાં શીખવા મળ્યું સર એ જગ્યા પર એ શીખ્યું, પોતાનામાં એક્સેપ્ટ કર્યું. આ વસ્તુ દરેક સ્ટુડન્ટમાં હોવી જોઈએ કે એવું નહીં કે ખાલી સાયન્સનો સ્ટુડન્ટ ખાલી મારે સાયન્સ જ ભણવાનું. ક્યારેક કોક હિન્દીમાં બી કંઈ સમજાવતું હોય, ગુજરાતીમાં સમજાવતું હોય, તમે પોતે ગુજરાતી છો, તમને ગુજરાતી આવડવી જોઈએ, હિન્દી બી આવડવી જોઈએ, બધી જગ્યાનું જ્ઞાન મળવું જોઈએ. સર પોતે સાયન્સના છે બટ સ્ટીલ તો બી એમને મ્યુઝિકમાં એટલું બધું જાણ્યું કે એમની ક્યુરિયોસિટી હશે, એમનું પેશન હશે. એવું તમને બી હશે. કોઈને ક્રિકેટ ગમે, કોઈને બીજું કે એક્સેટ્રા બીજી ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ ગમે, પણ એની સાથે એમને સ્ટડીને પકડી રાખ્યું. એવું નહીં કે ખાલી એને જ કરવાનું, સ્ટડી નહીં કરવાનું. તો બંને વસ્તુનું બેલેન્સ કરીને 50-50 રાખીને કેમ આગળ વધવું. અમુક સરે કી પોઈન્ટ્સ કીધા કે એક્ઝામમાં કેવી રીતે મોડે રાખવું, કેવી રીતે યાદ રાખવું, કેવી રીતે લર્ન કરવું. એ બધી વસ્તુ બી ધ્યાનમાં રાખો, તમને આગળ બહુ કામ લાગશે. અને આ સેશનને થોડું ધ્યાનમાં રાખશો તો મારા હિસાબે તમને બહુ આગળ કામ લાગશે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર ગાઈડન્સ સર. થેન્ક યુ સો મચ. सर मैम, आज ये जो गेस्ट हमारे बीच है वो अद्भुत ज्ञान का भंडार है. आप सभी को कितना सारा नॉलेज है, तो आपको भी एक इंस्पिरेशन यह होना चाहिए कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट में तो नहीं लेकिन 2-3 सब्जेक्ट, 2-3 में तो अपना बेस्ट दे ही. ओके, थैंक यू सर. मैं बायोलॉजी टीचर हूँ सर, और मेरा एक चैप्टर भी आया है कैंसर का. मेरे को लगता है कि मेरे को भी पढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बच्चों को सारे को कैंसर का जो भी नॉलेज है सारा बहुत किताब से भी ज़्यादा आपने नॉलेज दिया है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने बहुत अच्छी तरह से हमको सबको समझाया, और बच्चों की जो भी क्यूरियोसिटी थी उनको आपने अच्छी तरह से सॉल्व किया. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. पहले मैं आप लोगों को थैंकफुल हूँ बहुत कि आप लोगों ने आपका बिजनेस टाइम देके हम लोगों के लिए इतना टाइम निकाला, और आपने मुझे इतनी अच्छी नॉलेज दी, और अपने म्यूजिक के बारे में भी हमें बहुत कुछ बताया, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ. थैंक यू सो मच. First of all, I am thanking Dr. Shailendra sir for giving his precious time. Mainly सर के बाद में मेरे को सिर्फ एक ही बात अच्छी लगी कि सर ने न्यूट्रल्स बहुत है. सर को हर एक फील्ड में नॉलेज है, और कभी भी ऐसा नहीं कि इम्पेशेंट है होते हैं. तो इसे एक बात सीखनी मिलती है कि हर एक स्टूडेंट को, इनफैक्ट हर एक टीचर को अपने लाइफ में पेशेंस लूज नहीं करना है. ऑलवेज